आपको बता दूं कि आज की वीडियो में जो हम साइंस के जो है सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हो या आपके बायोलॉजी को हो। जो भी आपकी जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की जो है वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो वीडियो 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की। आप यहाँ पर मान के चलिए कि आपकी क्लास जो है कम से कम 1 घंटे की ज़रूर होगी। तो आप जो है अगर आप जो है साइंस के सभी क्वेश्चन को जो क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो हम जो है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो है अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जो है 100+ क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है Fe2O3। हमारा पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al दिस कन्वर्ट्स इनटू Al2O3 प्लस 2Fe का जो है एक उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का जो यहाँ पर उदाहरण है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। इसको हम समझते हैं कैसे कि यहाँ पर क्या है Fe2O3 है, तो Fe से जो है ऑक्सीजन जो है विस्थापित होकर कहाँ पर एल्यूमिनियम में चला गया। यहाँ पर एल्यूमिनियम अकेला था और यहाँ पर जो है इसके साथ चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने जो क्या है कि एल्यूमिनियम ने आयरन से ऑक्सीजन को जो है विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम जो ऊतक होता है वो क्या है? जल के वहन, मतलब कि जो है जल का यहाँ पर क्या है आदान प्रदान कह सकते हैं एक तरह से कि वहन मतलब एक जो है जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में जो है जल का वहन करने के लिए क्या है जाइलम जो ऊतक होता है वो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इनका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, तो वहाँ पर आपको एक कोई ऑप्शन जो है चूज करना होगा। यहाँ पर जो है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने जो है इनमें ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट जो है आंसर जो है मैंने अपनी जो है 10th के जो मेरे नोट्स थे उन्हीं से जो है यहाँ पर फोटोज क्लिक करके जो इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो आप जो है इसी तरह से भी इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि I² और V², इसके अपॉन में अगर अपन लिखते हैं R/VI तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो I² है I²R/V² और ये इसके डिवाइड में है वो उल्टा करके इसको गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर VI/R हो जाएगा। तो यहाँ से जो है V से ये V कैंसिल हो जाएगा, R से जो है R कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया कि I² अपॉन V² हो गया और इसको जो है हम इसका क्या कह देंगे? प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि HNO3 प्लस CaOH होल टॉइस दिस कन्वर्ट्स इनटू CaNO3 होल टॉइस प्लस H2O। तो इसको क्या करना है कि हमें इस रिएक्शन को क्या बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या देखते हैं कि इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो यहाँ पर क्या होते हैं तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन, तो इस तरफ जो टोटल 3 हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी जो है 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पर जो है 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है 3 हो रहे हैं तो इनको क्या बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर मैं एक को जो है सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप दूसरे को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर टोटल जो है 3 हाइड्रोजन हो रहा है, जबकि यहाँ पर कितने हैं? केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो हमें दोनों तरफ जो है बराबर बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर जो है 3 से हटके कितने 4 हो जाएंगे और यहाँ पर हम H2O में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से हटके 4 जो है हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके बाद हम जो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और ये कितने हो गए 3 और 2 5, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 ऑक्सीजन हो रहे हैं। यहाँ पर 2 लगा दिया है तो कितने 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे और यहाँ से कितने 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन जो है यहाँ से हो रहे हैं। तो हमें केवल जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये बैलेंस हो गया है। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम भी जो बैलेंस है तो हम और नाइट्रोजन भी जो है बैलेंस है। तो इस तरह से हमें इनको जो है बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 20, इसमें 27 लिखा हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएंगे। हम ऐसे ही चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर। यहीं पर जो क्या इसी को जो है एक तरह से कह सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो उसका भी जो यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर ही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरे पौधे
किस क्रिया द्वारा जो है अपने भोजन को जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है, इस जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम व जो है सूत्र बताना है। धावन सोडा जो है उसका हमें रासायनिक नाम भी बताना है और रासायनिक सूत्र भी बताना है। तो धावन सोडा को जो यहाँ पर रासायनिक नाम जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3.10H2O होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा कौन सा लवण है। तो धावन सोडा जो क्या है, एक क्षारीय लवण है। ये नेचर में कैसा होता है, यहाँ पर बेसिक नेचर होता है, इसका क्षारीय होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। जो आदर्श अमीटर होता है जिससे हम क्या जिससे हम जो है विद्युत धारा को जो है मापते हैं, तो जो उसका प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है, और जबकि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में, या फिर इसी को हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पेंटोन में जो है बदलता है, किसमें, पेंटोन में बदलता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी जो होती है इसकी फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम, कार्बन, जिनोन और यहाँ पर क्या है, नियोन में कौन सी जो है अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर जो है जिनोन और नियोन जो है यहाँ पर क्या है कि अक्रिय गैसें हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, हम सभी जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र। तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो O3 होता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, यहाँ पर O2 नहीं O3 है। ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो विद्युत ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोना जो होता है इसको गोल्ड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है AU होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से जो है स्रावित होता है, जो इसका जो सीक्रेशन जो होता है वो अग्नाशय से होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का क्या है। तारों का जो टिमटिमाना होता है वो क्या है, किस कारण होता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके कारण क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम जो है विवर्तन भी कहते हैं। शायद मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन इसी को जहाँ तक जो विवर्तन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन से पदार्थ जो है पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या होता है कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसकी आवश्यकता, और क्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो इनको जो है जब इनकी जो यहाँ पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर CaOCl2 बनता है, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है। तो जो शुद्ध जल होता है, जो अशुद्ध जल होता है, जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वो क्या होता है कि जो विद्युत होती है विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो है आयन नहीं होती हैं। जबकि जो हमारा यहाँ पर जो पानी पाया जाता है, या कह सकते हैं बारिश का जो पानी होता है, कुओं से जो पानी निकलता है, इसमें जो है ये जो है पानी होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकता, क्या ऐसा कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आयन जो है निर्मित हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो है विद्युत धारा जो है इसमें बहने लगती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में जो है यहाँ पर मैथेनोइक अम्ल होता है। मैथेनोइक अम्ल को ही जो है फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मैथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर मैथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होगा CH3OH होगा। यहाँ पर आपने इसको जो है याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक भी यूज किए होंगे, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसमें क्या होता है कि कार्बन की जो संख्या के अकॉर्डिंग जो है इनको याद करते हैं, तो इसी से हम इसको याद रख सकते हैं मेथ। और इसमें इक लगा है, मतलब कि OH इसमें जुड़ा होगा, तो CH3OH मेथिनोइक एसिड हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में जो है मैथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पर इसी को हम जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं। तो एड्रीनेलिन जो होता है इसको हम आकस्मिक हार्मोन कहते हैं।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो आंख का रंगीन भाग होता है उसे हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरीसृप एवं पक्षी वर्ग संयोजन कड़ी का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो आर्कियोप्टेरिक्स है। जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की जो संयोजन कड़ी का नाम है वो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमार्क सिद्धांत संबंधित है। तो लैमार्क सिद्धांत जो है वो रहन सहन के विकास से संबंधित है। हमारे जो रहन सहन का विकास कैसे हुआ, हम पहले कैसे रहते थे, इसके बाद क्या इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस आए, इसके बाद हम किस तरह से रहने लगे, इस तरह से जो विकास की एक प्रक्रिया है इस सिद्धांत में इसी को जो है समझाया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र CCl4F4 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, जबकि जो दूर दृष्टि रोग होता है उसको जो है उत्तल लेंस का जो यूज किया जाता है उसे दूर करने के लिए। यहाँ पर तो हो गया है कि इस लेंस से इसको दूर किया जा सकता है। अब पहले हम एक ट्रिक यहाँ पर जान लेते हैं कि जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसको ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं निकट दृष्टि दोष, और एक जो है एक एक लाइन की जो है ऑप्शन में डेफिनेशन टाइप की दे सकता है और पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष इसमें से क्या कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट मतलब निकट की दृष्टि, बाकी सब जो है कि दोष है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में हमें दूर का नहीं दिखाई देता है। ठीक यहीं से हम इसको भी याद कर सकते हैं कि इसमें जो किस लेंस का यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो निकट की दृष्टि है लेकिन हमें दूर का नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूर का, अब अवतल लेंस क्या करता है कि हमारी जो इमेज होती है उसको बड़ा कर देती है, तो हम इसी से याद करेंगे बड़ा मतलब दूर। तो निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर का तो दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता, तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है। ठीक और जो दूर का दिखता है अवतल लेंस क्या होता है कि हमारी इमेज जो होती है, इमेज बनती है उसको छोटा कर देती है। छोटा मतलब पास, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में जो उत्तल लेंस का यूज किया जा सकता है इसको दूर करने के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ओथरी परत को छिद्र करने वाला कारक क्या है। तो ओथरी जो परत है, वो जो ओजोन परत है, उसको छिद्र करने वाला कारक जो है वो एरोसोल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारे मुंह की जो लार होती है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। लार जो होती है नेचर में थोड़ी सी क्या होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, तो आपका जो क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इस तरह से ना सोचें कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव आना है तो क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें हो सकता है आपसे फोकस पूछ ले, उसमें पूछ सकता है कि इसकी प्रतिबिंब की दूरी या फिर जो है आवर्धन क्षमता जो होती है इनको पूछ सकता है। तो आप जो है फॉर्मूले रिवाइज करके जाइए। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम क्या पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, इसकी फोकस दूरी जो क्या है 15 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब कि कोई जो वस्तु रखी है वो u = -10 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये क्या लेफ्ट साइड होगी तो यहाँ पर हम माइनस लेके चलेंगे। इसके जो साइन कन्वेंशन जो है इसको जो है हमें लेकर चलना है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो इसको हम आगे जो है सॉल्व करते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू 1/15 एंड 1/u की जगह पर जो 1/-1/10 हो जाएगा एंड +1/v। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको जो पक्षांतर कर देंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 1/v = 1/15 + 1/10। इसके बाद 15 और 10 का जो LCM लेंगे तो 30 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर जो है बनेगी। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है क्या, उत्तल लेंस का जो है सूत्र क्या होगा। तो उत्तल लेंस में क्या बनेगा कि 1/f इज इक्वल टू जो बनेगा 1/u माइनस 1/v बनेगा। 1/f जो फोकस दूरी है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस माइनस 1/v बनेगा। इसके बाद हमारा अगेन जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, जबकि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश में जो है प्रकाश वायु से जो क्या है 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। जो प्रकाश क्या करता है, वायु से कांच की प्लेट में जो प्रवेश करता है और इसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है और प्रकाश की चाल हमें दी गई है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि जो निर्वात में इसकी चाल इतनी है तो कांच में इसकी चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक जो दिया है, हम कांच के अपवर्तनांक को Ng से रिप्रेजेंट करते हैं। C जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल निर्वात में मानते हैं और V जो है Vg जो है इसको जो है कांच में प्रकाश का वेग मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि Ng इज इक्वल टू C/Vg हो जाएगा। तो Ng की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.5 एंड C की वैल्यू 3 × 10⁸ और यहाँ से पक्षांतर करके जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ पर जो कांच में प्रकाश की जो चाल आ जाएगी वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो हमें इसको नहीं करना है, ये जो है एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल टाइप में, हमें केवल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है यहाँ पर उनको कवर करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राइबोसोम जीवाणु होते हैं, जो राइबोसोम जीवाणु होते हैं वो सहजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन किस में होता है। जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। एक होता है हमारा ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अणु ग्लूकोज से मुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो जो एक अणु ग्लूकोज से जो मुक्त ऊर्जा होती है वो 38 ATP होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल का अवशोषण, जो जल है जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस तत्व का अष्टक का नियम लागू हो, जो यहाँ पर क्या है किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू होता हुआ जो है पाया गया है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम तक जो यहाँ पर हमारा अष्टक का नियम जो है लागू होते हुए पाया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होती है उसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है। जो मेरुरज्जु होती है वो मेंडुला से निकलती है, मेरुरज्जु मेंडुला से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल कारक को हमें किस नाम से जानते हैं। जो मेंडल कारक होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो मेंडल कारक को हम जीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। तो इसको जो हम धातु कर्म कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। इसका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या होता है, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसको पतली झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, जो है ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। क्या वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं। वो क्या है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उसको हम कॉर्निया कहते हैं। अगेन वही पेज आ गया। यहाँ पर हमारी जो है मैचिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या है कि O2 क्या है, O2 का योग जो है योग या H का ह्रास यहाँ पर जो हमें दिया गया बगीचा तथा खेत और जो है यहाँ पर विद्युत आवेश।
तो यहाँ पर हमें जो है मैचिंग दी हुई है। मैचिंग में क्या है कि O2 यहाँ पर क्या है कि O2 का योग या H का ह्रास, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण होता है। इस तरह से यहाँ पर इसको जो है रिलेट किया गया है। नेफ्रॉन जो है क्या है, नेफ्रॉन क्या काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। और तापग्राही क्या करता है कि त्वचा के जो है ताप को मापता है। इस तरह से इनको जो है रिलेट किया गया। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का जो यहाँ पर SI मात्रक वो क्या है, कूलॉम है। और बगीचा तथा खेत, तो ये क्या है, मानव निर्मित परितंत्र है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो मुंह के पीएच का मान क्या होता है, 6.8। यहाँ पर हम पहले भी कर चुके हैं कि जो लार है, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मुंह के पीएच का मान कितना होने पर जो है दांतों का क्षय जो है होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, 5.5 से कम होने पर जो है दांतों का क्षय होने लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, तो इस कारण जो यहाँ पर इसका जो है दांतों का क्षय होने लगता है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो एंटीटोड लेते हैं, यहाँ पर जो इसके एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं, वो क्या होती है, क्षारीय नेचर की होती है, जिससे जो है इसकी जो है एसिडिटी को जो है क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। और हमारे जो है दांत जो होते हैं वो दांत जो है यहाँ पर क्षय होने बंद हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस क्या है, CO2 है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो गैस निकलती है उसको जो है O2 ऑक्सीजन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस रंग की तरंग जो दैर्ध्य क्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर बैगनी जो होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हम वैजानी हपी नाला से जो है याद कर सकते हैं कि बैगनी सबसे कम और लाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो है इनका क्रम बढ़ता जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डार्विन के सिद्धांत को, जो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन के सिद्धांत को क्या नाम दिया है। तो डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो कॉलीफॉर्म होता है वो मानवीय आंतों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का संक्षारित होने से बचाने के जो तीनों उपाय। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन जो होता है, धातुओं में जो हम ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, इस तरह से जो यहाँ पर इसको भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट को जब तेज़ी से गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब फेरस सल्फेट को हम तेज़ी से गर्म करते हैं तो दाब बढ़ जाने से क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पक्षाम्बीय पेशियाँ होती हैं उनको जो हम यहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल का तापीय नियम क्या है। तो जूल का जो तापीय नियम का जो हमें क्या है इक्वेशन यहाँ पर याद रखना होगा। तो इसका जो इक्वेशन है वो है H = I² RT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। और यहीं पर हमें याद रख सकते हैं 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक। तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम मीटर है, ओम मीटर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की सुरक्षा की युक्ति। तो यहाँ पर जो फ्यूज होती है वो विद्युत परिपथ को जो है सुरक्षित रखती है। यहाँ पर क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के जो चांसेस होते हैं तो यहाँ पर जो फ्यूज जो है उसको रोकने का काम करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो किस में किया जाता है, मतलब कि इसकी इकाई क्या है, ये पूछा गया है। तो विद्युत धारा का मापन जो है एम्पियर में किया जा सकता है। एम्पियर या फिर इसी को हम अमीटर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। विद्युत आवेश को जो है कूलॉम में मापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ में H का जो H+ आयन का जो उत्सर्जन है तो उसको क्या कहेंगे। किसी पदार्थ में अगर H+ आयन का उत्सर्जन है तो उसको हम उस प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी नाइट्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी नाइट्रेट जो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो Fe2O3.H2O है, यहाँ पर .XH2O है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि जब मैंने एक्सीलेंस का एग्जाम दिया था, तो ये एक्सीलेंस का जब 9th क्लास का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जंग का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर आप ये जो जंग का रासायनिक सूत्र याद करके जाइए, क्योंकि ये अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका जो एक्सीलेंस का एग्जाम हो गया, सुपर 100 का एग्जाम हो गया, या फिर आपका जो PMSSB योजना का भी एग्जाम हो गया, तो इनमें जो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समस्थानिक तत्वों में समान होता है। तो समस्थानिक जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, समान, परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Al जो एल्यूमिनियम तत्व है। तो यहाँ पर और एक क्या कि एक सिलिकॉन तत्व। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम तत्व मतलब कि एल्यूमिनियम का जो समूह जो ग्रुप है उसमें आने वाला तत्व, तो यहाँ पर क्या है, गैलियम जो है एल्यूमिनियम के समूह में आने वाला तत्व है। इसी तरह से जो सिलिकॉन के जो समूह में आने वाला जो तत्व है वो जर्मेनियम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। तो अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है स्रावित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत क्या है। तो प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप हार्मोन कौन सा है। तो पादप हार्मोन जो है क्या, साइटोकाइनिन है। यहाँ पर आप कोई और भी हार्मोन यहाँ पर कर सकते हैं यार, आपको क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर चूज करना होगा। आपको क्या करेगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें कहेगा इनमें से एक पादप हार्मोन बताइए, इसमें से एक आपका जो है पादप हार्मोन होगा, 3 आपको जो है जंतु हार्मोन दे देगा। तो यहाँ पर आपको जो है पादप हार्मोन को पहचानना होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कवक एक उदाहरण है। तो कवक जो है वो मृतोपजीवी का यहाँ पर उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डे में पोषण होता है। टिड्डे में जो पोषण होता है कौन सा, हेलोजोइक पोषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संदेश संवहन की इकाई है। संदेश संवहन की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। संदेश संवहन की इकाई न्यूरॉन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हृदय स्पंदन क्रिया नियंत्रण होती है। हृदय स्पंदन जो क्रिया होती है वो मेंडुला द्वारा जो है नियंत्रित होती है। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है इसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन क्या है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पादप वृद्धि हार्मोन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन को जो है पादप वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये जो है पादप में वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समवृत्ति अंग का उदाहरण। तो समवृत्ति अंग जो है क्या, कीट, चिड़िया और चमगादड़ के जो पंख होते हैं, जैसे कीट वगैरह हो गए, चिड़िया हो गई, चमगादड़, इनके जो पंख होते हैं उनको हम समवृत्ति अंग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्षा के जल का पृथ्वी पर एकत्रित होना क्या कहलाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो वर्षा का जल जो पृथ्वी पर एकत्रित होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्फेरिक मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीव है। तो क्या है, अंतःपरजीवी है। क्या है, अंतःपरजीवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पचित भोजन का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है। तो जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, जबकि यहाँ पर हमने ऊपर जो क्वेश्चन एक किया है क्या होता है, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में पानी का जो होता है, जल का जो है यहाँ पर अवशोषण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अपघटक होते हैं। तो जो अपघटक होते हैं वो बैक्टीरिया जो है होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और जो है नाइट्रिक अम्ल जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, ये आगे जो है रिएक्शन करके क्या सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो जो है इनसे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो मेन जो कारण हो जाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ये गैस हो जाएंगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया 5 चरणों में जो है पूर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव भरने में सहायक है। तो घाव भरने में जो है क्या, लसिका जो होती है वो सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो फाइब्रिनोजन जो होता है यहाँ पर रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। और यहीं पर जो हम एक और क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं कि विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए जो उत्तरदायी होता है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ये क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, खालिस्तान टाइप का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे अपना, और यहाँ पर एक बीच में ब्लैंक कर देगा और स्वयं बनाते हैं, और इसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर हमें एक राइट जो है ऑप्शन चूज करना होगा। इस तरह से हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। जैसे H2S है तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे, सल्फर जो है, सल्फर में जो आउटर जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनको जो यहाँ पर क्या होते हैं कि 6 जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को इसी में एक हाइड्रोजन का जो एक होता है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए। और सल्फर के भी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 जो है, यहाँ पर इस तरह से हम इसको करते हैं कि जो जैसे यहाँ पर सल्फर है, इस तरह से करेंगे, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। सल्फर के जो है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सल्फर के जो है हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ पर ये वाले और ये वाले बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि सल्फर के पास भी 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास भी 8। इस तरह से जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर इनकी बिंदु संरचना जो है बनानी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम केवल इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी होंगे। इन क्वेश्चंस की जो है यहाँ पर PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जो वहाँ से इसको जो है अगेन जो है दोबारा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको जो है आप इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर सकते हैं। इस